सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आज से हम आप लोगों के समक्ष यूपी बोर्ड क्लास 12th का जो इंग्लिश सिलेबस है उसे कंप्लीट रूप से डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में प्रोज का जो आपका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन यानी कि अंतिम अध्याय, जिसे लिखा है अल्फोंस डेडियोट ने। तो साथियों, थोड़ा सा मैं ऑथर जो अल्फोंस डेडियोट हैं इनके बारे में बता देता हूँ। ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, यानी कि एक बहुत अच्छे फ्रेंच उपन्यासकार और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। तो जो अल्फोंस डेडियोट हैं, द लास्ट लेसन नामक अध्याय में दो देशों के बीच में जो युद्ध चल रहा होता है 1870 और 71 में, इसका वर्णन करते हैं। तो इनमें से जो पहला देश है उसका नाम है फ्रांस और दूसरे देश का नाम है प्रसिया, जिसे आप जर्मनी भी कह सकते हो। तो कौन कौन से देशों के बीच में युद्ध चल रहा था? तो फ्रांस और प्रसिया, जिसे आप जर्मनी भी कह सकते हो। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में कि उन देशों के नाम लिखो जो द लास्ट लेसन नामक अध्याय में लड़ रहे थे। तो साथियों, आसानी से आप बता सकते हैं कमेंट में सेंड करके कौन कौन से देश थे। फ्रांस और प्रसिया, जैसे आप जर्मनी कह सकते हो। तो जो प्रसिया है वो फ्रांस के दो ज़िलों को जीत लेती है, जिसमें एक का नाम है अल्सास और दूसरे का नाम है लॉरेन। तो आपके जो राइटर हैं अल्फोंस डेडियोट, वो बताते हैं कि जब एक राष्ट्र के लोग गुलाम हो जाते हैं तो उनके लिए उनकी जो मदर टंग है, जो मातृभाषा है, वो कितनी महत्वपूर्ण होती है। ठीक है। अब ये द लास्ट लेसन इस चैप्टर का नाम क्यों पड़ा? तो इसमें एक फ्रेंच टीचर हैं जिनका नाम है मिस्टर हेमल। वो इस अध्याय में अपना अंतिम अध्याय पढ़ा रहे होते हैं और उनकी फेयरवेल की वजह से ही इस चैप्टर का नाम पड़ जाता है द लास्ट लेसन। एक मेन कैरेक्टर है जिनका नाम क्या है? मिस्टर हेमल। एक दूसरा मेन कैरेक्टर इसमें फ्रांज नामक विद्यार्थी है। तो आइए साथियों, बिना समय वेस्ट किए हुए इसका एक ज़बरदस्त तरीके से हिंदी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी एक्सप्लेनेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये आपकी एनसीईआरटी बुक है। तो आप ये मत सोचना कि सर ये कौन सी बुक है। तो देखिए, इसका जो पहला पैराग्राफ है, इसमें एक छात्र जो आपको मैंने बताया फ्रांज नामक विद्यार्थी, वो बताता है विद्यालय जाते समय क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं उसके साथ। तो कहता है, आई स्टार्टेड, मैं रवाना हुआ, फॉर स्कूल, विद्यालय के लिए, वेरी लेट, बहुत देरी से, दैट मॉर्निंग, यानी उस सुबह। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, मैं उस सुबह बहुत देरी से विद्यालय के लिए रवाना हुआ। और आगे कहता है, एंड और वॉज, मुझे था, इन ग्रेट ड्रेड, अत्यधिक डर या भय। ड्रेड का मतलब होता है भय या फिर डर। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड, मुझे अत्यधिक डर था, ऑफ अ स्कॉल्डिंग, स्कॉल्डिंग का मतलब होता है डांट या फटकार। तो एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, और मुझे डांट या फटकार पड़ने का डर था। तो देखिए, फ्रांज कहता है कि मैं उस सुबह बहुत देरी से विद्यालय के लिए रवाना हुआ और मुझे डांट या फटकार पड़ने का भय था। तो साथियों, देरी से रवाना हुआ था, इस वजह से डांट या फटकार पड़ने का भय नहीं था। उसका रीज़न बताता है, स्पेशली, विशेष रूप से, बिकॉज, क्योंकि, एम हेमल, जो हमारे फ्रेंच अध्यापक हैं मिस्टर हेमल, हैड सेड, वह कह चुके थे। स्पेशली बिकॉज एम हेमल हैड सेड, विशेष रूप से क्योंकि मिस्टर हेमल कह चुके थे, दैट कि ही वुड क्वेश्चन, वह प्रश्न पूछेंगे, अस, हम लोगों से यानी कि छात्रों से, ऑन पार्टिसिपल्स, यानी कि पार्टिसिपल पर। दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल्स, कि वह हम लोगों से पार्टिसिपल पर प्रश्न पूछेंगे। तो किस बात का डर था? तो वो कहता है विशेष रूप से क्योंकि जो हमारे फ्रेंच अध्यापक थे मिस्टर हेमल, वो कह चुके थे कि वो पार्टिसिपल पर हम लोगों से प्रश्न पूछेंगे।
और फ्रांज कहता है एंड आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता था, द फर्स्ट वर्ड यानी कि प्रारंभिक शब्द भी, अबाउट देम उनके बारे में यानी कि पार्टिसिपल्स के बारे में, और मैं पार्टिसिपल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। तो आप सभी लोग जानते हैं पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। तो उस दिन फ्रांज से किस चीज़ को तैयार किए जाने की उम्मीद थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो आप क्या कहोगे? फ्रांज से उस दिन पार्टिसिपल्स को तैयार किए जाने की उम्मीद थी। ठीक है, आगे देखिए। और कहता है फ्रांज फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट मैंने सोचा, ऑफ रनिंग अवे भाग जाने के बारे में। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे, एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने के बारे में सोचा, एंड स्पेंडिंग द डे और उस दिन को व्यतीत करने के बारे में सोचा, ऑफ द डोर्स यानी कि घर के बाहर। तो फ्रांज कहता है एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने के बारे में और घर के बाहर उस दिन को व्यतीत करने के बारे में सोचा। तो अब ये सीन बताता है कि रास्ते के दौरान क्या दृश्य था। तो कहता है इट वॉज सो वार्म, यह दिन इतना गर्म था। वार्म का मतलब यहाँ गर्म है, वैसे विनम्र भी होता है। इट वॉज सो वार्म यानी कि यह दिन इतना गर्म था, सो ब्राइट और इतना चमकीला था। इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट यानी कि यह दिन इतना गर्म और इतना चमकीला था, यानी कि बहुत अच्छी कड़ाके की धूप खिली हुई थी। तो क्या देखता है ये दृश्य में, तो लिखने हैं आपको द वर्ड्स यानी कि पक्षी, वर चिरपिंग चहचहा रहे थे, एट द एज यानी कि किनारे पर, ऑफ द वुड्स यानी कि जंगल के। द वर्ड्स वर चिरपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स यानी कि पक्षी जंगल के किनारे पर चहचहा रहे थे। एंड और इन द ओपन फील्ड खुले मैदान में, बैक ऑफ द सॉमिल आरा मशीन के पीछे। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सॉमिल और आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में, द प्रशियन सोल्जर्स यानी जर्मनी के सैनिक, वर ड्रिलिंग अभ्यास कर रहे थे। यानी कि जहाँ लकड़ी काटी जाती है उसी को आप जानते हैं आरा मशीन कहते हैं। तो आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में जर्मनी के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। तो ये सीन उसने देखे कि जो पक्षी थे वो जंगल के किनारे पर चहचहा रहे थे और आरा मशीन के पीछे खुले मैदान में जर्मनी के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल ये सारी चीज़ें, मच मोर टेम्पटिंग अधिक आकर्षित करने वाली थीं या लुभावने वाली थीं मन को, देन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स यानी कि पार्टिसिपल के नियम की अपेक्षा। तो फ्रांज कहता है ये सारी चीज़ें पार्टिसिपल के नियम की अपेक्षा मन को अधिक आकर्षित करने वाली थीं। और आगे बताता है वो, बट लेकिन आई हैड द स्ट्रेंथ मेरे पास ताकत या शक्ति थी, टू रेसिस्ट यानी कि विरोध करने की या फिर अपने मन को नियंत्रण में रखने की। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेसिस्ट लेकिन इन सभी चीज़ों का विरोध करने के लिए मेरे पास ताकत या शक्ति थी। एंड हरीड ऑफ टू स्कूल और मैं जल्दी जल्दी में स्कूल की तरफ चला गया। तो साथियों यहाँ एक फ्रेज आपका पूछा गया है 2024 में, आपसे पूछा गया था द फ्रेज सेट ऑफ मीन्स, द फ्रेज सेट ऑफ मीन्स। ठीक है साथियों, सेट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ को शुरू करना या रवाना होना, तो टू स्टार्ट इसका आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा 2024 में ये फ्रेज आपसे पूछा गया है यूपी बोर्ड में ही। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। तो आगे फ्रांज कहता है वहन माने जब, आई पास्ड मैं गुजरा, द टाउन हॉल सभागार से होकर। अब जैसा कि आप जानते हैं जहां आपकी मेन ऑफिस होती है उसके सामने एक बुलेटिन लगा दिया जाता है, तो जो बरामदा होता है उसी को आप सभागार कहते हैं। तो वहन आई पास्ड द टाउन हॉल यानी कि जब मैं सभागार से होकर गुजरा, देयर वॉज अ क्राउड यानी कि भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ के सामने, द बुलेटिन बोर्ड सूचना पट। बुलेटिन माने सूचना होता है, बोर्ड माने पट होता है, यानी कि जिस पट पर लिखी जाने वाली सूचना होती है उसी को मिलाकर आप कह देते हैं सूचना पट। तो फ्रांज कहता है जब मैं सभागार से होकर गुजरा तो सूचना पट के सामने भीड़ थी, यानी कि जो बुलेटिन बोर्ड था उसके सामने भीड़ लगी हुई थी। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है
डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। जो बुलेटिन बोर्ड है उसकी सामग्री का वर्णन करें। तो क्या था, तो सूचना पट आप जानते हैं ये एक सूचनाओं का केंद्र होता है और ये बताया है इसके बारे में। और फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज, हमारी सभी बुरी खबरें, हैड कम फ्रॉम देयर, उसी से आई हुई थी, यानी कि उसी सूचना पट से आई हुई थी। तो यानी कि अंतिम 2 वर्षों से उनकी सभी बुरी खबरें उसी सूचना पट से आई हुई थीं। अब उनमें से कौन कौन सी थी, तो यहाँ बताया है द लॉस्ट बैटल्स, यानी कि हारे हुए युद्धों की खबरें, द ड्राफ्ट, सेना में होने वाली भर्तियों की खबरें, द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, और आदेश देने वाले अधिकारियों के आदेशों की खबरें। तो क्या था इसका कंटेंट कि पिछले 2 वर्षों से उनकी सभी बुरी खबरें उसी सूचना पट से आई हुई थीं, जैसे कि हारे हुए युद्धों की खबरें, सेना में होने वाली भर्तियों की खबरें और आदेश देने वाले अधिकारियों के आदेशों की खबरें। अब फ्रेंच कहता है एंड और आई थॉट, मैंने सोचा, टू माई सेल्फ, खुद में यानी कि मन ही मन में, एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने मन ही मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, यानी कि फ्रांज नामक विद्यार्थी रुका नहीं, वो लगातार चलता रहा और उसने मन ही मन में सोचा, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, यानी कि अब क्या बात हो सकती है या अब कौन सी घटना हो सकती है। यहाँ आपसे एक क्वेश्चन और पूछा गया है साथियों, ये वर्ड आप देख पा रहे होंगे, न्यूज, है ना। तो न्यूज अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। इससे पहले आपको पेपर दीज दे तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, दीज आप हटाओगे, आप लिख देंगे दिस, ठीक है, क्योंकि दिस के साथ आप सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। दिस अपने आप में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है यहाँ, ठीक है, और न्यूज अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन ही है, तो इसके साथ आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन ये था, दीज न्यूज हैव डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माइंड, ये क्वेश्चन था। तो साथियों न्यूज अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो यहाँ आपको दीज नहीं बल्कि दिस लिखना था, और अपने आप में सिंगुलर ही होता है तो यहाँ हैव नहीं बल्कि आपको हैज लिखना था, ठीक है। सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन करता चलूँगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर से और जो भी बुक है फोकैब, सभी चीज़ें कंप्लीट होंगी। अब आगे देखिए, देन माने तभी, एज आई हरीड, मैंने उतनी जल्दी की, वाई एज फास्ट एज आई कुड गो, और तब मैं उतनी तेज़ी से गया जितनी तेज़ी से मैं जा सकता था। यानी जैसे ही फ्रांज ने उस बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ देखी तो ये कहता है कि तब मैं उतनी तेज़ी से गया जितनी तेज़ी से मैं जा सकता था। यहाँ अब आपको एक व्यक्ति के नाम में बताया है जो वॉक्टर नामक लोहार है। तो कहते हैं द ब्लैक स्मिथ, यानी कि लोहार जो लोहे का कार्य करते हैं, वॉक्टर, और जिसका नाम था वॉक्टर, यानी कि वॉक्टर नाम का लोहार, हु वॉज देयर, जो वहीं था, यानी कि उसी सूचना पट के पास में था, विद हिज एप्रीटियंस, अपने प्रशिक्षकों के साथ। प्रशिक्षकों को आप ट्रेनी भी कह सकते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी सैलरी के कार्य करता है उसी को कहते हैं एप्रीटियंस। तो कहते हैं द ब्लैक स्मिथ वॉक्टर हु वॉज देयर विद हिज एप्रीटियंस रीडिंग द बुलेटिन। रीडिंग मान होता है पढ़ना और द बुलेटिन माने उस सूचना को। तो कहते हैं वॉक्टर नामक लोहार जो वहाँ अपने प्रशिक्षकों के साथ उस सूचना को पढ़ रहा था। कौन पढ़ रहा था? वॉक्टर नामक लोहार। किसके साथ? अपने प्रशिक्षकों के साथ। कॉल्ड, और पुकारा, आफ्टर में, मेरे पीछे से। कॉल्ड आफ्टर में, उसने मुझे मेरे पीछे से आवाज़ लगाई। और क्या कहता है? डोंट गो, मत जाइए, सो फास्ट, इतनी तेजी से, बव, यानी कि हे लड़के। तो वो वॉक्टर नामक लोहार इसे पीछे से आवाज़ लगाते हुए कहता है कि हे लड़के, इतनी तेजी से मत जाइए। यू विल गेट, आप प्राप्त हो जाएंगे यानी कि पहुंच जाएंगे, टू योर स्कूल, अपने विद्यालय में, इन प्लेंटी ऑफ टाइम, पर्याप्त समय में। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, आप पर्याप्त समय में अपने विद्यालय पहुंच जाओगे। ये किसने कहा? वॉक्टर नामक लोहार ने।
अब एक बात बताओ, शुरुआत में क्या कहा था फ्रांज ने कि मैं उस सुबह बहुत देरी से विद्यालय के लिए रवाना हुआ, और वॉकटन नामक लोहार कह रहा है उससे कि आप पर्याप्त समय में अपने विद्यालय पहुंच जाओगे। ऐसा आपके साथ हो तो आप क्या कहोगे कि मजे ले रहा है या टांग खींच रहा है। तो ऐसा ही फ्रांज कहता है, आई थॉट, मैंने सोचा, यानी कि फ्रांज ने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वह मेरा मजाक बना रहा है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, कि वह मेरा मजाक बना रहा है। तो इसने सोचा कि वह मेरा मजाक उड़ा रहा है। एंड और रीच्ड, फ्रांज पहुंचा, एम हेमल्स, यानी कि मिस्टर हेमल के लिटिल, छोटे से, गार्डन, बगीचे में, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, हाँफते हुए। ऑल आउट ऑफ ब्रीथ का मतलब क्या होता है, हाँफते हुए। एंड रीच्ड एम हेमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और मैं हाँफते हुए मिस्टर हेमल के छोटे से बगीचे में पहुंच गया। यानी कि इसने सोचा कि जो वॉकटन नामक लोहार है वो मेरा मजाक बना रहा है, इसीलिए फ्रांज हाँफते हुए मिस्टर हेमल के छोटे से बगीचे में पहुंच गया। और कहता है आगे, यूजुअली, आम तौर पर या सामान्य रूप से, व्हेन स्कूल विगेन, जब स्कूल शुरू होता था, व्हेन स्कूल विगेन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज अ ग्रेट बसल, यानी कि ग्रेट का मतलब अत्यधिक और बसल का मतलब शोरगुल। तो देयर वॉज अ ग्रेट बसल, वहाँ अत्यधिक शोरगुल होता था। तो आप सभी जानते हैं जब विद्यालय चलेगा तो शोरगुल होना आम बात है। तो फ्रांज कहता है कि आम तौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ अत्यधिक शोरगुल होता था। विच माने जिस शोरगुल को, कुड बी हर्ड, सुना जा सकता था, आउट, बाहर, इन द स्ट्रीट, गली में। विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, और जिस शोरगुल को बाहर गली में सुना जा सकता था। आपसे वन वर्ड पूछ ले, दैट विच कुड बी हर्ड, तो आप क्या कहोगे, ऑडिबल। क्या कह दोगे, ऑडिबल। जिससे सुना जा सके उसे हम कहते हैं ऑडिबल, ठीक है। और आपसे कह दे दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जिससे सुना ना जा सके तो आप कह देंगे इन ऑडिबल, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिससे सुधारा ना जा सके उसे कहते हैं इनकॉरोजिबल। क्या कहते हैं साथियों, इनकॉरोजिबल। कमेंट करके बताओ, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, ठीक है। तो यानी कि आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था तो वहाँ अत्यधिक शोरगुल होता था, जिस शोरगुल को बाहर गली में सुना जा सकता था। अब कौन कौन सा शोरगुल था, द ओपनिंग, यानी कि खोलने, एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, और डेस्कों के बंद करने की आवाज़, यानी कि डेस्कों के खोलने और बंद करने की आवाज़। लेसन्स, यानी कि पाठों को, रिपीटेड, दोहराने की आवाज़, इन यूनिसन, एक ही स्वर में, पाठों को एक ही स्वर में दोहराने की आवाज़। वेरी लाउड, बहुत ज़ोर से, यानी कि बहुत ज़ोर से एक ही स्वर में पाठों को दोहराने की आवाज़। विद आवर हैंड्स, यानी कि अपने हाथों को, ओवर आवर ईयर्स, अपने कानों पर रखने के बाद, टू अंडरस्टैंड बेटर, अच्छे से समझने के लिए। तो यहाँ फ्रांज कहता है कि डेस्कों के खोलने और बंद करने की आवाज़, पाठों को अच्छे से समझने के लिए अपने कानों के ऊपर अपने हाथों को रखकर बहुत ज़ोर से एक ही स्वर में पाठों को दोहराने की आवाज़, इन आवाज़ों को आप सुन सकते थे। एक इम्पोर्टेंट वर्ड यहाँ आपको दिया है, बेटर, इसका एंटोनियम्स कमेंट में सेंड कीजिए। तो आप कहेंगे वर्स। टाइप करते रहें, और जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ लगातार पूछी गई हैं पेपर में, ठीक है। चैप्टर तो पढ़ ही रहे हैं, एक्स्ट्रा चीज़ों को भी आप कवर करोगे। वर्स बेटर का एंटोनियम्स, या बेटर का एंटोनियम्स वर्स, ठीक है। और किस चीज़ की आवाज़ होती थी, एंड और द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और जो हमारे अध्यापक थे उनकी जो छड़ी थी उसके टेबल पर थपथपाने या टकराने की आवाज़। क्योंकि जब क्लास में शोर होता है तो टीचर क्या करते हैं, छड़ी को मेज पर थपथपा देते हैं। तो ये आवाज़ें वहाँ थीं। आगे कहते हैं, बट लेकिन, नाउ माने अब, इट वॉज ऑल, ये सारी आवाज़ें, सो स्टिल, बिल्कुल शांत थीं। बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन आज ये सारी आवाज़ें बिल्कुल शांत थीं। अब फ्रांज ने सोचा कि शोरगुल हो रहा होगा तो मैं आसानी से क्लास में पहुंच जाऊंगा, तो वही बताता है आगे, आई हैड काउंटेड ऑन, आई माने मुझे, हैड माने था, काउंटेड ऑन ये एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है भरोसा होना, ऑन द कमोशन, उस शोरगुल पर। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मुझे उस शोरगुल पर भरोसा था।
टू गेट माई डेस्क, अपनी डेस्क तक पहुंच जाने में, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखाई दिए। तो फ्रांज कह रहा है कि ये सारे शोर हो रही होंगे तो मैं बिना किसी को दिखाई दिए हुए अपनी सीट तक आसानी से पहुंच जाऊंगा। तो कहता है आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, मुझे उस शोरगुल पर भरोसा था, टू गेट टू माई डेस्क, अपनी मेज तक पहुंच जाने में, विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखाई दिए। यानी कि मुझे बिना किसी को दिखाई दिए अपनी सीट तक पहुंच जाने में उस शोरगुल पर भरोसा था। आगे कहते हैं बट लेकिन ऑफ कोर्स, वास्तव में, बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ें, हैड टू बी, हो गई थी, एज क्वाइट, उतनी शांत, एज संडे मॉर्निंग, जितनी कि रविवार की सुबह होती हैं। लेकिन उस दिन वास्तव में प्रत्येक चीज़ें उतनी शांत हो गई थीं जितनी कि रविवार की सुबह होती हैं। तो आप सभी जानते हैं कि रविवार को विद्यालय नहीं चलेगा तो बिल्कुल क्या होता है, शांति होती है। ठीक है, तो यहाँ एक वर्ड दिया है आपको क्वाइट, इसका एंटोनियम्स आपसे अनसीन पैसेज में पूछा गया है लगातार, तो इसका एंटोनियम्स आप लिख दोगे नोइसी। टाइप कीजिए फटाफट से कमेंट में, क्वाइट का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा, नोइसी। आगे देखिएगा, आगे फ्रांज कहता है थ्रू द विंडो, खिड़की से होकर, आई सॉ, मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, अपने सहपाठियों को, थ्रू द विंडो, खिड़की से होकर, आई सॉ माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी, जो पहले से ही, इन देयर प्लेसेज, अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। यानी खिड़की से होकर मैंने अपने सहपाठियों को देखा जो पहले से ही अपने स्थानों पर बैठे हुए थे। एंड और एम हैमल, यानी मिस्टर हैमल, वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर टहल रहे थे, विद हिज टेरिबल, अपनी भयानक, आयरन रूलर, यानी कि लोहे की छड़ के साथ, अंडर हिज आर्म, अपनी वहाँ के नीचे दबाए हुए। और जो एम हैमल थे, जो मिस्टर हैमल थे, अपनी वहाँ के नीचे दबाए हुए अपने भयानक सी लोहे की छड़ के साथ इधर उधर टहल रहे थे। अब फ्रांज कहता है आई हैड टू ओपन, मुझे खोलना पड़ा, द डोर, यानी कि दरवाज़ा, आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, एंड गो इन, और अंदर जाना पड़ा, बिफोर एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति के सामने। फ्रांज कहता है कि मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और प्रत्येक व्यक्ति के सामने अंदर जाना पड़ा। आप इमेजिन कीजिए कि पूरी क्लास शांतिपूर्वक बैठी हुई है और हाफ लेक्चर में आप क्लास में एंट्री लें तो क्या होगा, सारी क्लास आपको देखेगी। तो यही आपसे कहता है फ्रांज, यू कैन इमेजिन, आप लोग कल्पना कर सकते हो, यू कैन इमेजिन, आप लोग कल्पना कर सकते हो, हाउ ब्लश्ड, कितना शर्मिंदा, एंड और हाउ फ्राइटेंड, और कितना भयभीत, आई वॉज, मैं हुआ हूँगा। आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कितना शर्मिंदा और कितना भयभीत मैं हुआ हूँगा या मैं था। ठीक है भाई, लेकिन ये बेशरम आदमी था तो कहता है बट लेकिन नथिंग हैपन्ड, ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ, ना तो मैं शर्मिंदा हुआ और ना ही मैं भयभीत हुआ। बट नथिंग हैपन्ड, लेकिन ऐसा कुछ भी घटित नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी, मिस्टर हैमल ने मुझे देखा, एंड सैड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत दयालुतापूर्वक। मिस्टर हैमल सॉ मी एंड सैड वेरी काइंडली, मिस्टर हैमल ने मुझे देखा और बहुत शांतिपूर्वक कहा, क्या कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, जल्दी से अपने स्थान पर जाइए, लिटिल फ्रांज, यानी कि छोटे फ्रांज। तो उन्होंने फ्रांज को देखा और बहुत दयालुतापूर्वक कहा कि छोटे फ्रांज जल्दी से अपने स्थान पर चले जाइए। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, आज की क्लास हम आपके बिना ही शुरू करने वाले थे। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, यानी कि आज की क्लास हम आपके बिना ही शुरू करने वाले थे। जैसे ही फ्रांज ने इन शब्दों को सुना तो कहता है आई जंप्ड, मैं कूद गया, ओवर द बेंच, यानी कि अपनी बेंच के ऊपर। आई जंप्ड ओवर द बेंच, यानी कि मैं अपनी बेंच के ऊपर कूद गया, एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और अपनी डेस्क पर बैठ गया। यानी कि जैसे ही फ्रांज से कहा कि तुम जल्दी से अपने स्थान पर चले जाइए, हम आज की क्लास को आपके बिना ही शुरू करने वाले थे, तो इतना ही सुनते हुए फ्रांज अपनी बेंच पर कूद जाता है
और अपनी डेस्क पर जाकर बैठ जाता है। यह इन्वर्जन हुआ है सेंटेंस में, तो आप ऐसे पढ़ेंगे, नॉट टिल देन, तब तक नहीं, व्हेन, जब, आई हैड गॉट, मैंने प्राप्त कर लिया, अ लिटिल ओवर, यानी थोड़ा बहुत, माई फ्राइट, यानी कि अपनी भय पर काबू। तो फ्रांज कहता है कि व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, यानी कि जब तक मैंने अपने भय या डर पर थोड़ा सा काबू ना पा लिया, नॉट टिल देन डिड आई सी, मैंने नहीं देखा, दैट की अवर टीचर, हमारे अध्यापक, हेड ऑन, पहने हुए हैं, हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, यानी कि अपने सुंदर और हरे कोट को। तो इतना डर था अध्यापक का, तो ये कहता है कि जब तक मैंने अपने डर पर थोड़ा सा काबू ना पा लिया, तब तक मैंने नहीं देखा कि जो हमारे अध्यापक हैं वो अपना सुंदर और हरा कोट पहने हुए हैं। हिज फ्रिल्ड, यानी कि उनकी झालरदार शर्ट, यानी कि और अपने झालरदार शर्ट को पहने हुए हैं, एंड और द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी काले रंग की रेशमी टोपी को भी पहने हुए हैं। ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, इन सभी को एक तरीके से प्रेस की गई है या इस्त्री की गई थी, यानी कि इन कपड़ों को वो पहने हुए थे, अपना सुंदर हरा सा कोट, अपनी झालरदार शर्ट, अपनी छोटी काले रंग की रेशमी टोपी, इन सभी को कढ़ाई की गई थी या इस्त्री की गई थी। और इन कपड़ों के बारे में कहते हैं, दैट माने इन कपड़ों को, ही नेवर वॉर, वह कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट, के अलावा, ऑन इंस्पेक्शन, या तो निरीक्षण के दिन, एंड, या फिर प्राइडेज, यानी कि पुरस्कार वितरणों के दिन। केवल 2 दिन ही इन्हें पहनते थे, या तो निरीक्षण करना हो या फिर पुरस्कार वितरण करना हो। तो दैट ही नेवर वॉर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइडेज, यानी कि वह इन कपड़ों को निरीक्षण और पुरस्कार वितरण के दिन के अलावा कभी नहीं पहनते थे। CDS में से एक्सेप्ट का आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा गया था 2024 में, तो ये अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच में साथियों एक प्रीपोजिशन है, ठीक है। और होमोफोन्स, और यहाँ NDA में भी आया है 2024 को, जो अभी रिसेंटली आपका 13 अप्रैल को पेपर हुआ है। एक्सेप्ट, ये वर्ड आपने पढ़ा होगा, कंसेंट या कन्फेस, ठीक है, स्वीकार करना होता है इसका मीन्स, स्वीकार करना। और एक है आपके पास में एक्सेप्ट, ठीक है। तो दोनों को आपको होमोफोन्स में यूज करना होता है, इसका मतलब होता है को छोड़कर या के सिवाय। लिख लीजिएगा, सेंटेंस में बोल दे रहा हूँ, यूपी बोर्ड में भी पूछा गया है। माई फादर एक्सेप्टेड माई प्रपोजल, मेरे पिताजी ने मेरे प्रपोजल को स्वीकार कर लिया। और एक्सेप्ट हिम, उसके अलावा, वी आर ऑल गोइंग टू फेयर, हम सभी लोग मेले के लिए जा रहे हैं। क्लियर है ना। आगे देखिए, बिसाइड्स, ये भी आपका पूछा गया है, इसका मतलब होता है कि अतिरिक्त भी, यानी कि इन एडिशन टू। और एक होता है बिसाइड, दोनों ही प्रपोजिशन है, इसका मतलब होता है बाई साइड, यानी कि बगल में। तो यूज कर सकते हैं इस बिसाइड्स के लिए, आप लिखोगे आई बॉट अ पेन बिसाइड्स अ पेंसिल, आई बॉट अ पेन बिसाइड्स अ पेंसिल, यानी कि मैंने एक पेंसिल के अतिरिक्त एक पेन भी खरीदा। और बिसाइड के लिए लिख सकते हैं माई हाउस इज बिसाइड माई स्कूल, मेरा घर मेरे विद्यालय के बगल में है। क्लियर। आगे देखिए, बिसाइड्स यानी कि एक तो उसने विद्यालय शांत देखा, उसके बाद जो उसके अध्यापक थे वो अपने कपड़ों को पहने हुए थे। तो इसके अतिरिक्त बिसाइड्स यानी इन चीज़ों के अतिरिक्त, द होल स्कूल, वह पूरा स्कूल, सीम्ड, प्रतीत होता था, सो स्ट्रेंज, इतना विचित्र, एंड सोलेन, और इतना गंभीर, यानी इन सभी चीज़ों के अतिरिक्त वह पूरा स्कूल इतना विचित्र और इतना गंभीर प्रतीत होता था। तो यहाँ ध्यान रखेंगे आप, होल वर्ड जो है आप देख सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है होल से पहले हमेशा आप डेफिनेट आर्टिकल द लगाते हैं, और होल के बाद हमेशा सिंगुलर या फिर अनकाउंटेबल नाउन आपको लिखना होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन। क्वेश्चन 2023 में आपसे पूछा गया है, यानी कि होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, होल वर्ल्ड इज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, तो क्या गलती थी, द होल वर्ल्ड हो जाता। ठीक है भैया, पूछे गए क्वेश्चन हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। आगे देखिए, यानी कि इन सभी चीज़ों के अतिरिक्त वह पूरा स्कूल इतना शांत और इतना गंभीर प्रतीत होता था। बट लेकिन द थिंग, वह वस्तु, दैट सरप्राइज्ड, जिसने आश्चर्यचकित किया, मी माने मुझे, मोस्ट, सबसे ज़्यादा, लेकिन वह वस्तु जिसने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया,
वॉज टू सी, वह देखना था, ऑन द बैक बेंचेज यानी पीछे वाली बेंचों पर, दैट यानी कि जो बेंच हैं वर ऑलवेज एम्प्टी, हमेशा खाली रहती थीं। फ्रांज कहता है लेकिन वह वस्तु जिसने मुझे सबसे ज़्यादा आश्चर्यचकित किया वो पीछे वाली बेंचों पर देखना था जो हमेशा खाली रहती थीं। यहाँ ये वर्ड आपसे पूछा है एम्प्टी, अनसीन पैसेज में इसका 2024 में आपसे सिनोनियम्स पूछा है, तो सिनोनियम्स आप लिख देंगे ब्लैंक। टाइप करते रहें साथ ही साथ, क्या लिख दोगे? ब्लैंक, BLANK, ठीक है। और कहते हैं जो सीटें खाली रहती थी उन पर क्या था? द विलेज पीपल यानी गांव के लोग, सिटिंग बैठे हुए थे, क्वाइटली शांतिपूर्वक, लाइक आवर सेल्व्स यानी कि हम लोगों की तरह, यानी कि छात्रों की तरह। जो सीटें हमेशा खाली रहती थीं आज उन पर गांव के लोग हम लोगों की तरह ही शांतिपूर्वक बैठे हुए थे। कौन कौन थे उनमें लोग? ओल्ड हाउजर यानी कि बूढ़े हाउजर थे, विद हिज 3 कॉर्नर्ड हैट यानी कि जो 3 कोने वाली अपनी टोप को पहने हुए थे, यानी कि टोपी को पहने हुए थे। पहला व्यक्ति कौन था? बूढ़े हाउजर थे जो अपनी 3 कोने वाली या तिकोने वाली टोप को पहने हुए थे। द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, और भूतपूर्व पोस्ट मास्टर थे। आगे कहते हैं सेवरल माने कई, अदर्स माने अन्य, सेवरल अदर्स यानी कि इनके अलावा बहुत से अन्य, बिसाइड्स माने भी लोग थे। तो कहते हैं एंड सेवरल अदर्स बिसाइड्स यानी कि इन लोगों के अतिरिक्त अन्य लोग भी वहाँ बैठे हुए थे, यानी कि ओल्ड हाउजर, फॉर्मर मेयर, फॉर्मर पोस्ट मास्टर, इनके अतिरिक्त ढेर सारे लोग और भी वहाँ बैठे हुए थे। सेवरल का मतलब कई या अनेक होता है, जैसे कि आपने मैनी पढ़ा होगा, तो मैनी के बाद हमेशा ध्यान रखोगे आप प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। अगर हेल्पिंग वर्ब भी लगानी हो तो आप हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। और एंटोनियम्स की बात करें आप सेवरल या मैनी की, तो आप लिख सकते हैं फ्यू, पूछा गया है अलोन या ओनली भी आप लिख सकते हैं। आगे कहते हैं एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति, लुक्ड सैड, उदास दिखाई देता था, प्रत्येक व्यक्ति उदास दिखाई देता था। एंड और हाउजर, बूढ़े हाउजर, हैड ब्रॉट, लाए हुए थे, एन ओल्ड प्राइमर, प्राइमर का मतलब है बाल पोथी, यानी कि एक पुरानी बाल पोथी की किताब। एंड हाउजर हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, और जो बूढ़े हाउजर थे एक पुरानी बाल पोथी की किताब लाए हुए थे, वर्णमाला कह सकते हैं आप। थम्ड एट द एज, जो किनारों पर अंगूठे के निशान से मुड़ी हुई थी। एंड ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वह इस किताब को खोलकर अपने घुटनों पर पकड़े हुए थे। ही हेल्ड इट ओपन ऑन हिज नीज, वह अपने घुटनों पर इसे खोलकर पकड़े हुए थे। विद हिज ग्रेट स्पेक्टिकल्स, उनका बड़ा सा चश्मा, लाइंग अक्रॉस द पेज यानी कि पन्नों के ऊपर पड़ा हुआ था, और जो उनका बड़ा सा चश्मा था वह पन्नों के ऊपर पड़ा हुआ था। ये वर्ड आप ध्यान रखेंगे, देख सकते हैं आप स्पेक्टिकल्स। पहले तो इसमें ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही आपका एक वर्ड है ट्राउजर्स, पूछे जाने वाले शब्द हैं ये आपके। एक बात करें हम सीसर्स, ठीक है, सीसर्स, इनमें एस रहती है। टोंग्स हुआ, पजामाज हुआ, शूज हुआ, सॉक्स हुए, ठीक है, ये प्लूरल होते हैं अपने आप में, एस भी आपको रखनी है और इनके साथ आप हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, माय स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स इज न्यू। तो बताओ साथियों क्या गलती है कमेंट में। मैंने क्या कहा? स्पेक्टिकल्स रहेगा, आपको एस हटानी नहीं है और हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यानी कि जिस किताब को मिस्टर हैमल खोलकर अपने घुटनों पर पकड़े हुए थे उसके पेजों पर उनका बड़ा सा चश्मा पड़ा हुआ था। आगे देखिए, कोई दिक्कत आपको हो तो नहीं रही है? वाइल माने जब, आई वॉज वॉन्डरिंग, मैं सोच रहा था या विचार कर रहा था, अबाउट इट ऑल, इन सभी चीज़ों के बारे में, कि क्यों हमारे अध्यापक नए कपड़े पहने हुए हैं, क्यों लोग एकत्रित हुए हों। तो मैं जब इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, एम हैमल माउंटेड हिज चेयर, तो मिस्टर हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए। एंड और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और उसी समान गंभीर और सज्जन स्वरों में, विच माने जिन स्वरों को, ही हैड यूज्ड टू मी, मेरे प्रति यूज किया था, सैड कहा, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, यह आपका अंतिम अध्याय है। यानी कि जिन विनम्र शब्दों को
मिस्टर हेमल ने फ्रांज के प्रति यूज किया था, उन्हीं का प्रयोग करते हुए या उसी समान ध्वनि में मिस्टर हेमल ने कहा छात्रों से, मेरे प्रिय छात्रों, यह आपका अंतिम अध्याय है। आई शैल गिव यू, जिसे मैं आप लोगों को दूंगा। अब रीज़न बताते हैं क्यों दूंगा। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन, क्योंकि बर्लिन से एक आदेश आ चुका है, टू टीच, पढ़ाने का, ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, यानी कि अल्सास और लॉरेन जिलों के विद्यालय में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार आपसे पूछा गया है। व्हाट इज द रीजन दैट मेड एम हेमल declare that he was going to teach on that fateful day was to be the last lesson। तो रीज़न क्या था, तो आप कह देंगे क्योंकि बर्लिन से अल्सास और लॉरेन जिलों के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का एक आदेश आ चुका था। दिक्कत तो नहीं है ना। आगे देखिएगा, क्या आदेश आया था, यानी कि अल्सास और लॉरेन जिलों के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाए। द न्यू मास्टर, और नए अध्यापक, कम्स टुमारो, कल से आएंगे, और जो नए अध्यापक हैं वो कल से आएंगे। अब आप सोच रहे होंगे सर, यहाँ तो आपने गागीगे पढ़ा है फ्यूचर में, लेकिन ये प्रेजेंट में लिखा हुआ है। तो साथियों, जो एक्शन फिक्स होते हैं, भले ही हिंदी में गागीगे आपको देखने को मिले, उन सेंटेंस को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं। एक बात बताओ, मैं कल आगरा जाऊँगा, मेरा मन होगा तो जाऊँगा, पैसे होंगे तो नहीं जा पाऊँगा ना। तो ये तो नॉन फिक्स है ना। लेकिन जैसे ही मैंने कहा भारत के प्रधानमंत्री कल आगरा जाएंगे, तो ये फिक्स है। एक मौसम या कोई वैसी समस्या हो तो नहीं आएंगे ना, तो ये टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, यानी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया गोज टू आगरा टुमारो। ठीक है, टेस्ट मैच कल शुरू होगा, हमारा विद्यालय पुनः जुलाई में खुलेगा, तो ये निर्धारित हैं। तो वो यही कहते हैं कि अल्सास और लॉरेन जिलों के विद्यालयों में केवल जर्मन भाषा पढ़ाने का बर्लिन से एक आदेश आ चुका है और नए अध्यापक कल से आएंगे। दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यह आपका अंतिम फ्रेंच भाषा का अध्याय है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू माने आप, टू बी, हो जाएं, वेरी अटेंटिव, यानी कि बहुत ही एकाग्र। और मिस्टर हेमल विद्यार्थियों से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी बहुत ज़्यादा एकाग्र हो जाएं। जैसे ही फ्रांज ने इन शब्दों को सुना कि ये आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम अध्याय है, तो वो कहता है व्हाट अ थंडर क्लैप, यानी कि बिजली के कड़कड़ाने के समान, दीज वर्ड्स, ये शब्द थे, वर टू मी, मेरे लिए। व्हाट अ थंडर क्लैप, दीज वर्ड्स वर टू मी, यानी कि ये शब्द मेरे लिए बिजली के कड़कड़ाहट के समान थे। यानी कि एक तरह से वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गया था जैसे ही उसने सुना था। और कहता है ओहो, अरे, द रेचर्स, वो जर्मनी के अभागे लोग, दैट वॉज वॉट, क्या यही था जो कुछ, दे हैड पुट अप, जो लगाए हुए थे, द टाउन हॉल, यानी कि उस सभागार में, यानी कि क्या वे उस बुलेटिन बोर्ड पर इसी नोटिस को लगाए हुए थे। अब ये अपना अफसोस करता है, तो आप लोग भी ऐसा अफसोस ना करें, तो इसलिए मेहनत लगातार करते रहें। क्या अफसोस जाहिर करता है, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का अध्याय, भाई, कि क्यों, आई हार्डली, मैं मुश्किल से, न्यू, जानता था, हाउ टू राइट, यानी कि लिखना, यानी मैं बड़ी मुश्किल से ही तो फ्रेंच भाषा लिखना जानता था। तो साथियों, जब किसी चीज़ को आप करने में एक्सपर्ट हों और हिंदी आता है या जानता है, तो वहाँ हम नो हाउ टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मुझे हिंदी पढ़ाना आता है, आई नो हाउ टू टीच हिंदी। ठीक है, इस प्रकार से बनाते हैं। तो ये कहता है कि मेरा अंतिम फ्रेंच भाषा का अध्याय, कि क्यों मैं मुश्किल से ही तो अपनी फ्रेंच भाषा लिखना जानता था। मुश्किल से मतलब बड़ी कड़ाई से लिख पाता होगा, टिप्पा फिप्पा मार के इधर उधर से। आई शुड नेवर लर्न, मुझे नहीं सीखनी चाहिए कभी भी, एनी मोर, और अधिक। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मुझे अपनी मातृभाषा कभी नहीं सीखनी चाहिए। आई मस्ट स्टॉप, मुझे अवश्य ही रुक जाना चाहिए, देयर माने वहीं, यानी कि और मैं जहाँ हूँ मुझे वहीं पर इस भाषा को अब छोड़ देना चाहिए। देन माने तभी, ओहो, अरे, हाउ सॉरी आई वॉज, मुझे कितना अफसोस था। और कहता है कि मुझे कितना अफसोस था, किस चीज़ के लिए, फॉर नॉट लर्निंग, ना सीखने के लिए, माई लेसन्स, अपने अध्यायों को। तो ये कहता है फ्रांज कि मुझे अपने अध्यायों को ना सीखने के लिए कितना अफसोस था। रीज़न भी बताता है किस वजह से नहीं सीखता था,
फॉर क्योंकि, सीकिंग वर्स एग्स क्योंकि मैं पक्षियों के अंडों की तलाश करने चला जाता था, और गोइंग या फिर मैं फिसलने चला जाता था, गोइंग स्लाइडिंग फिसलने चला जाता था, ऑन द सार यानी कि सार नदी पर। अब क्यों नहीं सीख पाया था ये अपने अध्यायों को, क्योंकि या तो ये पक्षियों के अंडों की तलाश करने चला जाता था या फिर सार नदी पर फिसलने के लिए चला जाता था। आगे कहता है माई बुक्स यानी मेरी किताबें, दैट माने जो, हैड सीम्ड प्रतीत होती थीं, सच अ न्यूसेंस एक आफत के समान, अब है लेगो थोड़े समय पहले, यानी मेरी किताबें जो थोड़े समय पहले मुझे एक आफत या मुसीबत के समान प्रतीत होती थीं, सो हैवी टू कैरी और ढोने के लिए भारी प्रतीत होती थीं। अब इनमें बताता है माई ग्रामर मेरी व्याकरण की किताब, एंड माई हिस्ट्री ऑफ सेंट्स और संतों के मेरे इतिहास की किताबें, वर ओल्ड फ्रेंड्स यानी कि पुराने मित्रों की तरह थे, नाव माने आओ, यानी कि मेरी व्याकरण और इतिहासों के मेरे यानी कि मेरे संतों के इतिहास की किताबें अब पुराने मित्रों की तरह थे। दैट माने जिन्हें, आई कुडंट गिव अप मैं छोड़ नहीं सकता था या त्याग नहीं सकता था, और किसे नहीं त्याग सकता था, एंड एम हेमल टू और मैं मिस्टर हेमल को भी छोड़ नहीं सकता था। गिव अप के सिनोनिम्स आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लीव आप लिख सकते हो, फॉर सेकंड आप लिख सकते हैं, एवनडन आप लिख सकते हैं, अच्छा वर्ड है, पूछा भी गया है आपसे, एवनडन, ठीक है, इनका मतलब होता है छोड़ना। आगे देखिएगा, द आइडिया वह विचार, दैट माने कि, ही वॉज गोइंग अवे कि मिस्टर हेमल दूर जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन और मैं उन्हें पुनः कभी नहीं देख पाऊँगा या उनसे पुनः कभी नहीं मिल पाऊँगा, मेड मी फॉरगेट मुझे भुला दिया था, ऑल अबाउट हिज रूलर उनकी पटरी के बारे में, एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज और वह कितने सन की टाइप के थे, इन सभी चीज़ों के बारे में दूर जाने वाले विचार ने मुझे उनके बारे में भुला दिया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, व्हाट मेड फ्रांज फॉरगेट ऑल अबाउट हिज फ्रेंच टीचर मिस्टर हेमल। तो क्या था, तो आप कहोगे द आइडिया वह विचार, दैट ही वॉज गोइंग अवे कि वह दूर जा रहे हैं, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन और मैं उन्हें कभी नहीं देख पाऊँगा, मेड मी फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज और वह कितने सन की थे, इन सभी चीज़ों के बारे में मुझे भुला दिया था। ठीक है, दूर जाने वाले विचार ने। आगे देखिए, पुअर मैन बेचारे एम हेमल गरीब नहीं है भाई, ठीक है। इट वॉज यह था, इन द ऑनर सम्मान में, ऑफ दिस लास्ट लेसन इस अंतिम अध्याय के। तो ये सारी चीज़ें यानी कि जो मिस्टर हेमल थे अपने सभी अच्छे कपड़ों को पहने हुए थे, तो वह इस अंतिम अध्याय के सम्मान में पहने हुए थे। जैसे आपके विद्यालय में फेयरवेल होगा तो आप भी अपने नए कपड़े पहन के जाओगे ना, तो ऐसे ही अपने पसंदीदा कपड़ों को पहन कर आए थे। दैट की ही हैड पुट ऑन वह पहने हुए थे, हिज फाइन संडे क्लॉथ्स यानी कि अपने अच्छे रविवार के कपड़ों को, यानी कि इस अंतिम अध्याय के सम्मान में भी पहन कर आए थे। एंड नाउ और अब आई अंडरस्टूड मैं समझ गया था, और फ्रांज नामक विद्यार्थी समझ गया था, वाई कि क्यों, द ओल्ड मैन गांव के बुजुर्ग व्यक्ति, यानी कि एंड नाउ आई अंडरस्टूड और अब मैं समझ गया था, वाई कि क्यों, द ओल्ड मैन ऑफ द विलेज गांव के बुजुर्ग व्यक्ति, वर सिटिंग देयर वहाँ बैठे हुए थे, इन द बैक ऑफ द रूम कमरे के पीछे, यानी कमरे के पीछे वाली सीटों पर। तो फ्रांज कहता है कि अब मैं समझ चुका था कि गांव के जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो कमरे की पीछे वाली सीटों पर क्यों बैठे हुए थे। इट वॉज ऐसा उन्होंने इसलिए किया था, बिकॉज क्योंकि दे वर सॉरी टू उन्हें भी अफसोस था, टू का मतलब भी उन्हें भी अफसोस था, दैट कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर क्योंकि वो भी ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। और आप शिक्षा का महत्व उसी व्यक्ति से पूछ सकते हैं जो अपने जीवन में कभी भी शिक्षा के लिए ना गया हो, और देखना वो अपने बच्चे को बहुत पढ़ाने की कोशिश करता है। हाई कहते हैं इट वॉज देयर वे ये उन लोगों का तरीका था, ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर हमारे अध्यापक को धन्यवाद देने का, यानी कि मिस्टर हेमल को धन्यवाद देने का, फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस उनकी 40 वर्षों तक वफादारी पूर्वक की गई सेवा के लिए। इट वॉज देयर वे ऑफ थैंकिंग आवर मास्टर फॉर हिज 40 ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, यानी कि
यह 40 वर्षों तक वफादारी पूर्वक की गई सेवा के लिए हमारे अध्यापक को धन्यवाद देने का उनका ऐसा तरीका था। एंड ऑफ शोविंग देयर रेस्पेक्ट, और अपने सम्मान को दिखाना था फॉर द कंट्री, उस देश के लिए, दैट वॉज देयर्स नो मोर, जब यानी कि वह देश जो अब का जब यानी कि वह अब उनका नहीं था। यानी हमारे अध्यापक की 40 वर्ष तक वफादारी पूर्वक जो सेवा की गई है उसके लिए धन्यवाद देने का उनका तरीका था, और अपने देश के प्रति, जो देश अब उनका नहीं रहा था, उसके प्रति सम्मान दिखाने का भी उनका ऐसा तरीका था। तो जब इन सभी चीज़ों के बारे में फ्रांज सोच रहा था तो कहते हैं वाइल माने जब, आई वॉज थिंकिंग मैं सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस इन सभी चीज़ों के बारे में। फ्रांज कहता है जब मैं इन सभी चीज़ों के बारे में सोच रहा था, आई हर्ड माई नेम तो मैंने अपने नाम को सुना, कॉल्ड पुकारे जाते हुए, तो मैंने अपने नाम को पुकारे जाते हुए सुना। कहता है इट वॉज माई टर्न टू एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होता है बारी। इट वॉज माई टर्न टू मेरी बारी थी, टू रिसाइट बोलने की, यानी कि पार्टिसिपल के नियम को बताने की। तो फ्रांज कहता है कि उस पार्टिसिपल के नियम को बताने की मेरी बारी थी, और कहता है वॉट वुड आई नॉट हैव गिवन मैंने क्या कुछ नहीं दिया, टू बी एबल सक्षम होने में, टू से कहने में, दैट ड्रेडफुल रूल उस भयानक नियम को, फॉर पार्टिसिपल यानी कि पार्टिसिपल के। तो फ्रांज कहता है कि मैंने उस पार्टिसिपल के भयानक नियम को बताने में या कहने में सक्षम होने में क्या कुछ नहीं दिया। ऑल थ्रू पूरी तरह से मैं उस नियम को बताना चाहता था, वेरी लाउड बहुत ज़ोर से बताना चाहता था, एंड क्लियर बहुत स्पष्ट तरीके से बताना चाहता था, एंड विदाउट वन मिस्टेक और बिना एक गलती के बताना चाहता था। तो आप पूरा कहेंगे व्हाट वुड आई नॉट हैव गिवन टू वी एबल टू से दैट ड्रेडफुल रूल फॉर पार्टिसिपल ऑल थ्रू वेरी लाउड एंड क्लियर एंड विदाउट वन मिस्टेक। यानी कि मैंने पूरी तरह से, बहुत ज़ोर से, बहुत स्पष्ट तरीके से और बिना एक गलती किए पार्टिसिपल के उस भयानक नियम को बताने में सक्षम होने में क्या कुछ नहीं किया। यानी कि जितना भी कर सकता था मैंने पूरा प्रयास किया। बट आई गॉट मिक्स्ड अप लेकिन मैं उलझ गया ऑन द फर्स्ट वर्ड्स यानी कि प्रारंभिक शब्दों पर, एंड स्टूड देयर और वहीं खड़ा हो गया, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क यानी कि अपनी डेस्क को पकड़ते हुए, और वहीं मैं अपनी डेस्क को पकड़ते हुए खड़ा हो गया। माई हार्ट बीटिंग मेरा हृदय धड़क रहा था, एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप और मुझ में ऊपर देखने का साहस नहीं था। डेयरिंग का मतलब साहसी भी आप एक तरीके से कह सकते हैं, डेयरिंग कार्य। तो सिनोनिम्स आप लिखना चाहें तो करेजियस आप लिख सकते हैं, ब्रेव आप लिख सकते हैं, बोल्ड आप लिख सकते हैं। पूछे गए हैं सब वर्ड आपके, ब्रेव, बोल्ड, करेजियस, डेयरिंग। इनके एंटोनियम्स अगर आप लिखना चाहें तो कावर्ड आप लिख सकते हैं, और कावर्ड नहीं तो टिमिड आप लिख सकते हैं। ठीक है, कावर्ड और टिमिड दोनों अपने आप में एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। ये वर्ड आपका 2025 में आया हुआ है, कावर्ड का सिनोनिम्स टिमिड। कमेंट में कीजिए एक बार। आगे देखिए, आई हर्ड एम हेमल से टू मी मैंने मिस्टर हेमल को मुझसे कहते हुए सुना, आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू लिटिल फ्रांज यानी कि छोटे फ्रांज में तुम्हें डांट या फटकार नहीं लगाऊंगा, यू मस्ट फील बैड इनफ आप वैसे ही काफ़ी बुरा महसूस कर रहे होंगे। सी देखिए, हाउ इट इज यह कैसा है, एवरी डे प्रत्येक दिन, वी हैव सेड टू आवर सेल्व्स हम अपने आप से कह चुके होते हैं। यानी कि देखो यह कैसा है, प्रत्येक दिन हम अपने आप से कह चुके होते हैं। वाह, अरे, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम कि मेरे पास पर्याप्त समय है। आई विल लर्न इट टुमारो इसे मैं कल सीख लूँगा। यह आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। whom did एम हेमल ब्लेम फॉर इग्नोरेंस द स्टडी एंड वाई यानी कि पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए मिस्टर हेमल ने किसे दोष लगाया और क्यों। तो किसे दोष लगाया, सबसे पहले छात्रों को। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई को कल पर टाल देते थे। तो क्या कहकर कि हमारे पास पर्याप्त समय है। और उसके बाद किसे दोष लगाएंगे वो बताऊंगा आगे। एंड नाउ और अब, यू सी आप देखिए, वेयर वी हैव कम आउट कि हम कहाँ आ चुके हैं। अब खुद ही आप देख लो कि हम कहाँ आ चुके हैं। अरे, दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल यह एक बड़ी समस्या है, विद अल्सास यानी कि इस अल्सास ज़िले के साथ। और यही अल्सास के साथ एक बड़ी समस्या है कि सी माने वह, पुट्स ऑफ टाल देती है, लर्निंग टिल टुमारो यानी कि सीखने को कल पर। कि जो अल्सास है यानी कि जो छात्र हैं वो सीखने को कल पर टाल देते हैं। नाउ माने अब,
दोज फेलोज वे साथी आउट जो बाहरी हैं, देयर विल हैव द राइट यानी कि अधिकार होगा टू से यू तुमसे कहने का, यानी कि जो अब बाहर से साथी आने वाले हैं यानी कि जो जर्मनी के आपके ऊपर शासन करने वाले लोग हैं उनके पास आपसे कहने का अधिकार होगा। हाउ इज इट देखो यह कैसा है, और क्या यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंचमैन कि तुम एक फ्रेंचमैन होने का प्रिटेंड बहाना बनाते हो या केवल एक ढोंग करते हो। और आगे कहते हैं एंड और यट फिर भी यू कैन नाइदर स्पीक ना तो आप बोल सकते हैं नॉर राइट ना लिख सकते हैं योर ओन लैंग्वेज अपनी स्वयं की भाषा, और फिर भी ना तो तुम अपने स्वयं की भाषा को बोल सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं, तो फिर क्या है, एक बहाना बनाने का आप काम कर रहे हैं। और कहते हैं बट यू आर नॉट द वरस्ट लेकिन आप सबसे बुरे नहीं हो, बट यू आर नॉट द वरस्ट लेकिन आप सबसे बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रांज यानी कि छोटे फ्रांज। वी हैव ऑल हम सभी लोगों के पास अ ग्रेट डील अत्यधिक मात्रा होती है टू रिप्रोच विद आलोचना करने की या दोष लगाने की, आवर सेल्व्स अपने आप को। अब क्या कहते हैं वो कि फ्रांज तुम सबसे बुरे नहीं हो क्योंकि हम सभी लोगों के पास में बहाना बनाने या आलोचना करने या दोष लगाने के ढेर सारे कारण होते हैं। मैं आपसे पूछूं कल आप क्यों नहीं आए तो आप क्या कहोगे, मेरे सर में दर्द था या कोई घर पर नहीं था, यही कहोगे ना, तो बहाना हर कोई बना देगा। और उसके बाद वो उनके माता पिताओं को दोष लगाते हैं, सबसे पहले छात्रों को लगाया जा क्यों, क्योंकि वो पढ़ाई को कल पर टाल देते थे, फिर छात्रों के माता पिताओं को लगाते हैं और कहते हैं योर पेरेंट्स आपके माता पिता वर नॉट नहीं थे, एनेक्सियस उत्सुक, इनफ माने काफ़ी या पर्याप्त, टू हैव यू लर्न आपको सिखाने के प्रति। योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस इनफ टू हैव यू लर्न आपके माता पिता आपको सिखाने के प्रति अधिक उत्सुक नहीं थे। दे प्रेफर्ड वो अधिक पसंद करते हैं, टू पुट यू आपको रखना, टू वर्क कार्य पर, ऑन अ फार्म किसी खेत पर, और एट द मिल्स या फिर किसी मिल पर। यानी कि जो आपके माता पिता हैं वे आपको किसी खेत या किसी मिल पर कार्य करवाना अधिक पसंद करते हैं, सो एज टू हैव ताकि उनके पास हो अ लिटिल मोर मनी यानी कि थोड़ा अधिक धन। तो उनके माता पिताओं को दोष लगाते हैं क्यों, क्योंकि वो उन्हें सिखाने के प्रति अधिक उत्सुक नहीं थे और वे उन्हें किसी फार्म या खेत पर कार्य करवाना अधिक पसंद करते थे ताकि उनके पास अधिक पैसा हो। यहाँ आप एक वर्ड देख रहे होंगे लगातार क्वेश्चन बना है प्रेफर्ड, तो आपको प्रेफर देखने को मिले या प्रेफर्ड, क्या देखने को मिले, प्रेफर या प्रेफर्ड, ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखें आप, या प्रेफरेबल हो सकता है, प्रेफर या प्रेफर्स या प्रेफरेबल, तो आप ध्यान रखेंगे। इसके साथ पेपर में आपको देन देगा, देन नहीं लगाना है आपको, टू लगाओगे, ठीक है। अगर इनसे पहले मोर भी दे दे तो आप मोर भी हटा दोगे। प्रेफर या प्रेफरेबल से पहले ना तो मोर का प्रयोग करना है और ना इनके बाद देन का प्रयोग करना है, ठीक है। आगे देखिए एंड और आई मैं भी अपने आप को दोष लगाता हूँ, आई हैव बीन मैं भी दोषी रहा हूँ या दोष लगा रहा हूँ, टू ब्लेम आल्सो अपने आप को भी, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो यानी कि मैं अपने आप को भी दोषी ठहरा रहा हूँ, क्यों, हैव आई नॉट ऑफन क्या मैं प्रायः, सेंट यू आपको भेज देता था, टू वाटर माई फ्लावर्स अपने पुष्पों को पानी देने के लिए, इंस्टीड ऑफ लर्निंग योर लेसन्स आपने अध्यायों को सीखने के प्रति। मिस्टर हेमल कहते हैं कि मैं भी दोषी रहा हूँ क्योंकि मैं भी आपके अध्यायों को सीखने के बजाय आपको मैं अपने पुष्पों को पानी देने के लिए भेज देता था। और रीजन बताते हैं अगला एंड और वहन माने जाओ, आई वॉन्टेड मैं चाहता था, टू गो फिशिंग मछली पकड़ना, और जब मैं मछली पकड़ना चाहता था तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे तो क्या मैं तुम्हें अवकाश नहीं दे देता था। तो अपने आप को भी ऐसे दोष लगाते हैं। उसके बाद कहते हैं देन माने तब, फ्रॉम वन थिंग एक वस्तु से, टू अनदर दूसरी वस्तु तक, एम हेमल वेंट ऑन मिस्टर हेमल ने जारी रखा। देखो वेंट ऑन या केप्ट ऑन के बाद आपको जीरन फॉर्म लिखनी होती है तो टॉकिंग ज़्यादा बेहतर रहेगा यहाँ, ठीक है ना, टॉकिंग लिटरेचर है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देन फ्रॉम वन थिंग टू अनदर तब एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक, मिस्टर हेमल वेंट ऑन टॉकिंग मिस्टर हेमल ने बातचीत करते जारी रखा, ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज यानी कि फ्रेंच भाषा के बारे में, सेइंग कहते हुए दैट इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड कि यह संसार में सबसे सुंदर भाषा है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस मिस्टर हेमल ने भाषा और इसके महत्व के बारे में क्या कहा।
भाषा के बारे में क्या कहा कि यह संसार की सबसे सुंदर भाषा है। और आगे देखिए, द क्लियरेस्ट सबसे स्पष्ट भाषा है, द मोस्ट लॉजिकल और सबसे तर्क संगत भाषा है। यानी कि फ्रेंच संसार में सबसे सुंदर भाषा है, सबसे स्पष्ट भाषा है और सबसे तर्क संगत भाषा है। इसके महत्व के बारे में कहते हैं दैट कि वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस, कि इसे हमें अपने बीच में अवश्य ही सुरक्षित रखना चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसे कभी नहीं भूलना चाहिए। यानी कि मिस्टर हैमल कहते हैं कि भाषा को हमें अपने बीच में अवश्य ही सुरक्षित रखना चाहिए और कभी नहीं भूलना चाहिए। बिकॉज क्योंकि व्हेन अ पीपल, जब एक राष्ट्र के लोग आर एनस्लेव्ड, गुलाम हो जाते हैं, क्योंकि जब एक राष्ट्र के लोग गुलाम हो जाते हैं, एज लॉन्ग एज, जितने लंबे समय तक, दे होल्ड फास्ट, वे जुड़े रहते हैं मजबूती से, टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा से, इट इज, यह होता है, एज इफ, मानो, दे हैड द की, उनके पास चाबी हो, टू देयर प्रिजन, उनके जेल की। रीजन बताते हैं क्यों नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि जब एक राष्ट्र के लोग गुलाम हो जाते हैं तो जितने लंबे समय से या जितने लंबे समय तक वे अपनी मातृभाषा से जुड़े रहते हैं, तो ऐसा है मानो कि उनके पास उनकी जेल की चाबी हो। एज इफ का आप यूज एक इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सेंटेंसेज में करते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर बॉय दिया है तो उसके स्थान पर आप वर लिख देना। क्या लिख देना? वर। जैसे ये सेंटेंस आपका पूछा भी गया है, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वॉज अ किंग। बताओ क्या है गलती, सही करके भेजेंगे। आपको पता चल गया है कि एज इफ के बाद आपको किसका प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखिए आगे, देन माने तभी, ही ओपन द ग्रामर, उन्होंने एक व्याकरण की किताब खोली, तभी उन्होंने एक व्याकरण की किताब खोली, एंड रीड अस अवर लेसन, और हम लोगों ने अपना एक पाठ पढ़ा। आई वॉज अमेज्ड, मैं अचंभित हो गया था, टू सी, देखकर, हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं इसे कितने अच्छे से सीख गया था या समझ गया था। यानी कि इस बात को देखकर मैं अचंभित हो गया था कि कितने अच्छे से मैं इसे सीख गया था। देखो ये वाला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। ऑल माने जो कुछ, ही सैड, उन्होंने कहा, सेम्ड सो इजी, इतना आसान प्रतीत हुआ, सो इजी, इतना आसान प्रतीत हुआ, आई थिंक टू, मैंने भी सोचा, दैट आई हैड नेवर लिसन, मैंने कभी नहीं सुना था, सो केयरफुली, इतनी सावधानी पूर्वक। ये कहते हैं, यानी फ्रांज कहता है कि मिस्टर एमल ने उस दिन जो कुछ भी कहा वो बहुत ज़्यादा आसान प्रतीत हुआ, इसीलिए मैंने सोचा भी कि मैंने शायद पहले इतनी सावधानी पूर्वक कभी नहीं सुना था। और क्या कहता है, एंड और दैट, कि ये भी सोचा, ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड, उन्होंने कभी भी व्याख्या नहीं की थी, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ों की, विद सो मच पेशेंस, इतने धैर्य के साथ। और मैंने इस बात के बारे में भी विचार किया कि उन्होंने इतने अधिक धैर्य के साथ पहले भी कभी चीज़ों की व्याख्या नहीं की थी। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता है, ऑलमोस्ट, लगभग, एज इफ, मानो, द पुअर मैन, यानी मिस्टर हैमल, वांटेड टू गिव अस, हम लोगों को देना चाहते थे, ऑल माने जो कुछ, ही न्यू, वह जानते थे, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले। मानो ऐसा प्रतीत होता है मिस्टर हैमल जाने से पहले जो कुछ भी जानते हैं उसे हमें दे देना चाहते थे। एंड और, टू पुट, यानी कि रख देना चाहते हैं, एट ऑल, इन सभी चीज़ों को, इनटू आवर हेड्स, यानी कि हमारे सिर में, एट वन स्ट्रोक, एक ही प्रहार में। और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो एक ही प्रहार में वह इन सभी चीज़ों को हमारे मस्तिष्क में बिठा देना चाहते हैं। आगे देखिएगा, आफ्टर द ग्रामर, व्याकरण के बाद, वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हम लोगों ने एक लेखन का पाठ पढ़ा। व्याकरण के बाद हम लोगों ने एक लेखन का पाठ पढ़ा। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, मिस्टर हैमल के पास हम लोगों के लिए नई कॉपियाँ थीं, यानी उस दिन मिस्टर हैमल हम लोगों के लिए नई कॉपियाँ लाए हुए थे। रिटन, जिन कॉपियों में लिखा था, इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, यानी कि सुंदर वक्राकार हस्तलिपि में, और जिन कॉपियों में सुंदर वक्राकार हस्तलिपि में लिखा हुआ था, फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास, क्या लिखा था? फ्रांस अल्सास और फ्रांस अल्सास। दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग्स, जो छोटे झंडों की तरह दिखाई देते थे, फ्लोटिंग, तैरते हुए या लहराते हुए, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, इन द स्कूल रूम, यानी कि उस विद्यालय कक्ष में, हंग, जिन्हें लटकाया गया था,
फ्रॉम द रॉड, छड़ से, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, यानी कि हमारी डेस्क के शिखर पर। यानी कि वे विद्यालय कक्ष में प्रत्येक जगह एक झंडे की तरह या झंडों की तरह लहराते हुए प्रतीत होते थे, जिन्हें हमारी डेस्क के टॉप पर यानी कि शिखर पर एक छड़ से लटकाया गया था। टॉप का एंटोनियम्स आपसे पूछा जा सकता है, तो आप बॉटम लिख देंगे। क्या लिख दोगे? बॉटम। ठीक है। अगर हम टॉप के सिनोनियम्स की बात करें तो क्रेस्ट आप लिख सकते हैं, पीक आप लिख सकते हैं, क्लाइमैक्स आप लिख सकते हैं, एपेक्स आप लिख सकते हैं, समिट आप लिख सकते हैं। ठीक है भाई। और आप लोगों से कहते हैं यू ऑट टू हैव सीन, आपको अवश्य ही देखना चाहिए, हाउ एवरीवन, की किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति, सेट टू वर्क, कार्य में लगा हुआ है, एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और वहाँ कितनी शांति थी। आप लोगों को देखना चाहिए था कि किस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य में लगा हुआ था और वहाँ कितनी शांति थी। द ओनली साउंड, एकमात्र आवाज़, बॉय द स्क्रैचिंग, रगड़ने की थी, ऑफ द पेन्स, पेनों की, ओवर द पेपर, कागज़ के ऊपर। एकमात्र आवाज़ कागज़ के ऊपर पेनों के लिखने की थी। ठीक है। जैसे चवन्नी घिसते घिसते घिस गई, तो इस वहाँ ऐसा ही आप यूज करते हैं, द पेनी स्क्रैच्ड व्हाइल स्क्रैचिंग, है ना, तो स्क्रैच का प्रयोग करते हैं। वंस माने एक बार, सम बीटल्स, कुछ भौरे, फ्लू इन, उड़कर अंदर आए। बरसात के टाइम पे आपने देखा होगा जो भौरे बहुत उड़ते हैं। तो वंस सम बीटल्स फ्लू इन, यानी कि एक बार कुछ भौरे उड़कर अंदर आए। अब वो भौरे नहीं है कि भौरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार, है भाई। आगे कहते हैं बट लेकिन नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। पे अटेंशन का मतलब होता है कॉन्सनट्रेट। ठीक है। अनसीन पैसेज में पूछा गया है आपसे, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। हुवर वर्कड, जो कार्य में लगे हुए थे, राइट ऑन ट्रेसिंग, बनाने में या खींचने में, देयर फिश हुक्स, यानी कि अपनी मछली पकड़ने वाला कांटा। यानी कि जो भौरे थे उन पर किसी व्यक्ति ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि छोटे बच्चों ने भी कोई ध्यान नहीं दिया, जो मछली पकड़ने वाले कांटे का चित्र बनाने में या खींचने में लगे हुए थे। एज इफ मानो दैट वॉज फ्रेंच, कि वह भी क्या हो, फ्रेंच भाषा हो। तो अब यहाँ आप समझ गए ना, वर होना चाहिए था, क्योंकि ये रियलिटी नहीं है, हाइपोथेटिकल है। आगे कहते हैं तभी क्या होता है, ऑन द रूफ, यानी कि छत पर, द पीजन्स, कबूतरें, कूक्ड वेरी लो, बहुत धीमी आवाज़ में गुडरुकू किए। यानी कि छत पर कबूतर बैठे हुए थे जो बहुत ही धीमी आवाज़ में गुडरुकू किए। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और फ्रांज ने मन ही मन में सोचा, विल दे, क्या जो जर्मन के लोग हैं, मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पीजन्स, क्या वे कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गब्बाएंगे। देखो, किसी चीज़ को आप मनुष्य के ऊपर तो थोप सकता है, लेकिन प्रकृति के ऊपर नहीं थोप सकता है। तो इसीलिए फ्रांज मन ही मन में सोच रहा है, क्या जो जर्मनी के लोग हैं वो कबूतरों को भी जर्मन भाषा में गब्बाएंगे, यानी कि हमें तो वो जर्मन पढ़ा देंगे, क्या कबूतरों को भी जर्मन सिखाएंगे। तो वो कहता है वहन एवर, जब कभी भी, आई लुक्ड अप, मैं ऊपर देखता था, फ्रॉम माई राइटिंग, अपने लेखन के कार्य से, आई सॉ मिस्टर हैमल, मैंने मिस्टर हैमल को देखा, सिटिंग मोशनलेस, जो शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। यानी कि जब कभी भी मैं अपने लेखन के कार्य से ऊपर देखता था तो मैंने देखा कि जो मिस्टर हैमल हैं वो शांतिपूर्वक अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। एंड गेजिंग, और ध्यान से देख रहे हैं, एट फर्स्ट एट वन थिंग, सबसे पहले एक वस्तु को, देन एट एनोदर, और तब एक दूसरी वस्तु को। जो मिस्टर हैमल थे वो पहले एक वस्तु को ध्यान से देखते थे, फिर दूसरी वस्तु को ध्यान से देखते थे। एज इफ मानो ही वॉन्टेड टू फिक्स, वो बिठाना चाहते थे, इन हिज माइंड, अपने मस्तिष्क में, जस्ट हाउ, कि किस प्रकार से, एवरीथिंग लुक्ड, प्रत्येक चीज़ें दिखाई देती थीं, इन दैट लिटिल स्कूल रूम, यानी कि उस छोटे से विद्यालय कक्ष में। यानी कि जो मिस्टर हैमल हैं उस छोटे से विद्यालय कक्ष में दिखने वाली प्रत्येक चीज़ों को अपने मस्तिष्क में बिठा लेना चाहते थे। क्यों? फैंसी, कल्पना कीजिए, फॉर 40 ईयर्स, 40 वर्षों से, ही हैड बीन देयर इन द सेम प्लेस, कि वह 40 वर्षों से एक ही स्थान पर रहे थे, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, खिड़की के सामने उनका बगीचा था, एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनके ठीक सामने उनकी क्लास थी, और उनके ठीक सामने उनकी क्लास थी।
जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी प्रकार से, यानी कि जिस प्रकार से उनका बगीचा था ठीक उसी प्रकार से उनकी क्लास थी। ओनली द डेस्क, केवल जो डेस्क थी एंड बेंचेज और जो बेंचें थी, हैड बीन बोर्न, वह घिसकर स्मूथ, चिकनी हो गई थी। यानी कि केवल जो परिवर्तन हुआ था इतने वर्षों में, वो ये बताते हैं कि वहाँ जो डेस्क और जो बेंचें थी वो घिसकर क्या हो गई थी, चिकनी हो गई थी। स्मूथ का एंटोनियम्स आप रफ लिख सकते हैं, ठीक है, ROUGH। पूछे गए वर्ड्स में मैं आपको बता रहा हूँ। द वॉलनट ट्रीज, यानी कि अखरोट के पेड़, इन द गार्डन, बगीचे में, वर टॉलर, अधिक लंबे हो गए थे या अधिक बड़े हो गए थे। बगीचे के अंदर जो अखरोट के पेड़ थे वे अधिक बड़े हो गए थे। एंड द होप वाइन, एक प्रकार की लता है, तो ये लता जो थी, दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जिसे उन्होंने खुद ही लगाया था, ट्विंड अबाउट द विंडोज, खिड़की से लिपटते हुए, टू द रूफ, छत तक चली गई थी। यानी कि होप वाइन की लता जिसे उन्होंने खुद ही लगाया था वो खिड़की से लिपटते हुए छत तक चली गई थी। और कहते हैं हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, इन सभी चीज़ों को छोड़ना उनके हृदय को कितना तोड़ा होगा, या इन सभी चीज़ों को छोड़ना वो कितने उदास हुए होंगे या दुखी हुए होंगे। और कहते हैं पुअर मैन, बेचारे एम हेमल, टू हियर, सुन रहे थे, हिज सिस्टर, अपनी बहन को, मूविंग अबाउट इन द रूम एबव, ऊपर वाले कमरे में जाते हुए। मिस्टर हेमल अपनी बहन को ऊपर वाले कमरे में जाते हुए सुन रहे थे। पैकिंग देयर ट्रंक्स, जो अपने संदूकों में अपने सामान को पैक कर रही थीं। ट्रंक्स का मतलब होता है संदूक। फॉर, क्योंकि, दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन उन्हें अपने देश को अवश्य ही छोड़ना था, इस वजह से, ठीक है। थोड़ा सा रह गया है, पेशेंस बनाए रखेंगे। बट लेकिन ही हैड द करेज, मिस्टर हेमल के पास साहस था, टू हियर एवरी लेसन, प्रत्येक अध्याय को सुनने का, टू द वेरी लास्ट, यानी कि बहुत अंत तक। लेकिन मिस्टर हेमल के पास प्रत्येक अध्याय को आज बहुत अंत तक सुनने का साहस था। बट राइटिंग, आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, हम लोगों ने इतिहास का एक पाठ पढ़ा। यानी कि लेखन के बाद हम लोगों ने एक इतिहास का पाठ पढ़ा। एंड देन द बेबीज, तभी छोटे बच्चे, चांटेड देयर, जाप किए या उच्चारित किए, ये उनकी 12 खड़ी टाइप में है, तो आप इसे मन ही मन में पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये उच्चारित किए तो उन्होंने शब्द। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे, ओल्ड हाउजर, जो बूढ़े हाउजर, हैड पुट ऑन, पहन चुके थे, हिज स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे को। यानी कमरे की पीछे वाली सीट पर जो बुजुर्ग लोग बैठे हुए थे उनमें जो मिस्टर हाउजर थे वो अपने बड़े से चश्मे को पहन चुके थे। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपनी बाल पोथी की किताब को पकड़ते हुए, इन बोथ हैंड्स, अपने दोनों हाथों में, और अपने दोनों हाथों में उस बाल पोथी या वर्णमाला की किताब को पकड़ते हुए, स्पेल्ड, दोहराए, द लेटर्स, इन अक्षरों को, विद देम, उन बच्चों के साथ, यानी कि इन अक्षरों को उन बूढ़े हाउजर ने दोहराया। यू कुड सी, आप लोग देख सकते थे, दैट ही टू, कि वह भी, वॉज क्राइंग, रो रहे थे। आप देख सकते थे कि वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस, उनकी जो आवाज़ थी, ट्रेम्बल्ड, कांप रही थी, विद इमोशन, यानी कि भावुकता के साथ, और जो उनकी आवाज़ थी वो भावुकता के साथ कांप रही थी। एंड इट वॉज सो फनी, ये सारी चीज़ें इतनी फ़नी थीं, टू हियर हिम, उन्हें सुनना, यानी कि उन्हें सुनना, ये सारी चीज़ें इतनी फ़नी थी, दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ, हम सभी लोग हंसना चाहते थे, एंड क्राई, और रोना चाहते थे। हम मजाकिया क्यों था, क्योंकि बच्चों के सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति हंस रहा था, और रोना क्यों चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अब हम गुलाम हो चुके हैं। अरे हाउ वेल, कितने अच्छे से, आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, अरे कितने अच्छे से मुझे यह अंतिम अध्याय याद है। तो साथियों आप भी ऐसे ही इसे पढ़े होंगे, अच्छे से क्लियर होता जा रहा होगा। आगे यहाँ बताया है, ऑल एट वंस, अचानक से, यानी कि इमीडिएटली, तुरंत नहीं, सडन कहेंगे आप, यानी कि ऑल एट वंस, यानी कि सडन या सडनली, अचानक से, चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, चर्च की जो घड़ी थी उसमें 12 बजे, अचानक से चर्च की घड़ी में 12 बजे। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे, अचानक से चर्च की घड़ी में 12 बजे, देन द एंजुलस, तब एक एंजुलस नाम की प्रेयर हुई। एट द सेम मोमेंट, ठीक उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रसियन, यानी कि जो प्रसियन सैनिक थे उनकी ट्रम्पेट्स, यानी कि तुरैयाँ, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, यानी कि जो प्रसियन सैनिक अभ्यास से लौट रहे थे उनकी तुरैयाँ, साउंडेड अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़कियों के नीचे आवाज़ की।
या हमारी खिड़कियों के पास आवाज़ की। यानी अभ्यास से लौट रहे प्रशियन सैनिक की जो तुरैयाँ थीं या जो ट्रम्पेट्स थे वो उनकी खिड़कियों के पास में आवाज़ किए। ये आपसे क्वेश्चन एक और पूछा गया है, व्हाट डिड एम हेमल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विद अ पीस ऑफ चॉक। तो क्या लिखा था आप देखेंगे आगे। एम हेमल स्टूड अप, मिस्टर हेमल खड़े हो गए, वेरी पेल, बहुत ज़्यादा पीले में थे, इन हिज चेयर, यानी कि अपनी कुर्सी पर। यानी कि जो मिस्टर हेमल थे बहुत ज़्यादा नीरस या उदास या बहुत ज़्यादा दुखी थे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, मैंने उन्हें पहले कभी भी इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा था। कहते हैं माय फ्रेंड्स यानी मेरे मित्रों, माय फ्रेंड्स यानी मेरे मित्रों, सैड ही, उन्होंने कहा, मोदी जी की आवाज़ में कहा होगा, मित्रों ये देश नहीं हम बिकने देंगे ना झुकने देंगे, है ना। और क्या कहा, आए, बोलने की कोशिश की लेकिन ये बोलने में क्या हो गए, थोड़ा सा हिचकिचाए। बट समथिंग चॉक्ड हिम, किसी चीज़ ने उनके गले को रोक लिया। ही कुड नॉट गो ऑन, और वह अपनी बात को जारी ना रख सके। वह कुछ बोलना चाहते थे लेकिन इस बात को वो जारी ना रख सके। आगे कहते हैं देन माने तभी, ही टर्न्ड, वो मुड़ गए, टू द ब्लैक बोर्ड, यानी कि उस ब्लैक बोर्ड की तरफ। तभी मिस्टर हेमल उस ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए, टुक अ पीस ऑफ चॉक, चौक का एक टुकड़ा लिया, एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी शक्ति के साथ इसे ले जाते हुए, माइट का मतलब शक्ति, अपनी पूरी शक्ति के साथ इसे ले जाते हुए, ही रॉट, उन्होंने लिखा, एज लार्ज, उतना बड़ा, एज ही कुड, जितना बड़ा वह लिख सकते थे। तो उन्होंने उस चौक के टुकड़े को अपनी पूरी शक्ति के साथ ले जाते हुए ब्लैक बोर्ड पर उतना बड़ा लिखा जितना बड़ा वह लिख सकते थे। क्या लिखा साथियों, वाइव ला फ्रांस, यानी कि फ्रांस अमर रहे, ये लिखा उन्होंने। देन माने तभी, ही स्टॉप्ड, वह रुक गए, एंड लीन्ड, और झुक गए या झुका लिए, लीन्ड माने झुका लिए, हिज हेड, अपने सिर को, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के सहारे। तभी मिस्टर हेमल रुके और अपने सिर को दीवार के सहारे झुका लिया, एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द कहे, ही मेड अ गेस्चर, उन्होंने एक संकेत किया, गेस्चर का मतलब संकेत किया, टू अस, हम लोगों को, विद हिज हैंड, अपने हाथ से। क्या कहा, स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल डिसमिस होता है, यू मे गो, और अब आप लोग जा सकते हो। ये क्वेश्चन 2025 में आपका आया है, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन कॉज इन स्कूल दैट डे। तो इन सभी के आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। तो वीडियो जो आपने पूरा देखा है इतने धैर्य के साथ, तो क्लियर भी हुआ होगा। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरी।